ध्रुव राठी भैया की ना एक वीडियो आई है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बातचीत हुई। मैं एज अ करियर काउंसलर 7 ईयर्स से वर्क कर रहा हूं, सो मुझे पर्सनली लगा कि कुछ फैक्ट्स की दूसरी साइड भी आप सबको पता होनी चाहिए। पहले बात हुई कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है इंडिया में, और ये जो अब्रॉड की कंपनीज हैं 8,000 करोड़ से लेके 12,000 करोड़ तक का प्रॉफिट इंडिया से बना रही है। बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। मेरा एक दोस्त है, अपने पापा के साथ फैक्ट्री पर बैठता है। पहले ग्रेजुएट हुआ, उसके बाद जॉब ढूंढी, जॉब मिल भी गई, वहां पर मन नहीं लगा, वापस से फैक्ट्री पर आ गया। अब जॉब ढूंढ तो रहा है लेकिन उसका मन नहीं है जाने का जॉब में, क्योंकि यहां फैक्ट्री पे मजे आ रहे हैं ना। तो सिस्टम के लिए तो वो अनएम्प्लॉयड हो गया, लेकिन अंदर से वो एम्प्लॉयड है, मजे कर रहा है जिंदगी के। ऐसे मैं आपको लाखों एग्जांपल्स दे सकता हूं जो सिस्टम के लिए तो अनएम्प्लॉयड है लेकिन अपने आप एम्प्लॉयड और मजे कर रहे हैं। बाकी डिटेल में बात अनएम्प्लॉयमेंट की पूरी वीडियो में करेंगे। अब बात आती है जो कंपनी प्रॉफिट बना रही है जी 8,000 करोड़ से लेके 12,000 करोड़। भाई यार अब एक बात बताओ, वो जो पेप्सी की बोतल है 10 रुपए की या कोका कोला की बोतल है, कितने लोग उसको जाकर ऑनलाइन खरीदते हैं? कोई भी नहीं खरीदता। भाई हमारे घर के पास वाली दुकान पर मिलती है इसलिए हम उसको परचेज करते हैं। तो वो एकदम से थोड़ी आ गई। भाई पहले डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर होलसेलर है, फिर रिटेलर है, ट्रकिंग वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रक में इन बॉटल्स को लेके आते हैं, फिर एक वैन में भैया उन रिटेलर, वो जो हमारे पास वाले अंकल हैं, उनको वो बॉटल ला के देंगे, फिर हम जाके उनको पैसे देते हैं, वो अंकल हमें 10 रुपए की बॉटल देते हैं। बहुत सारे लोग इस पूरे काम में इन्वॉल्व हैं। तो ऐसा नहीं कि ये कंपनीज अगर हमारे इंडिया से प्रॉफिट बना के गई तो उन्होंने यहाँ पर हजारों लोगों को, लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दिया है। ये सारा का सारा सामान जनरेशनल शॉप्स पर बिकता है, जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करके अपने पापा के साथ ही काम करते हैं और मस्ती से जिंदगी जी रहे हैं। फिर बात आती है हरियाणा के हाईएस्ट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की, और न्यूज एंकर कह रहे हैं जी गवर्नमेंट जॉब तो बच्चे रिश्वत लेने के लिए करते हैं। सबसे पहले पकड़ते हैं हरियाणा को। हरियाणा की इकोनॉमी इस टाइम हो रही है शिफ्ट एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर की तरफ। तो एकदम से इतनी सारी जॉब्स कैसे आ जाएंगी? ऊपर से एग्रीकल्चर में भी हल्का हल्का ऑटोमेशन आ रहा है, तो जो बच्चे वहां से बचे वो भी सर्विस सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। एकदम से इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं आ सकता। सीएमआई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गुजरात में 3.1% अनएम्प्लॉयमेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि नॉन एग्रीकल्चर बेस्ड तो इकोनॉमी हो गई। भाई वहां पर बचपन से इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है ही नहीं, तो बहुत टाइम मिला पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, सर्विस और बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का। वहां बच्चों के दिमाग में ये नहीं होता कि जॉब चली गई तो चलो खेती कर लेंगे, वो टेंशन वहां पर है ही नहीं। यहाँ पर ये जो यूपी हरियाणा इस साइड ये वाले कल्चर चलते हैं, तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतने टाइम में बिल्ड हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया। हरियाणा में भी ऐसी होगा। भाई ड्यूरिंग द टाइम ग्रोथ होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, मार्केट प्लेस बनेंगे, कंपनीज आएंगी, ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी अनएम्प्लॉयमेंट 10 to 15 ईयर्स में आपको कम होता हुआ मिल जाएगा। बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। गुजरात में सिर्फ 9 लाख लोग ही गवर्नमेंट जॉब करते हैं। हमने भी इतने सारे बच्चों की गुजरात में करियर काउंसलिंग की है। गवर्नमेंट जॉब उनके लिए लास्ट करियर ऑप्शन होता है, लेकिन यूपी, बिहार, हरियाणा यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब फर्स्ट प्रायोरिटी है। मेरी बात समझो, आज रिजल्ट आया किसी भी गवर्नमेंट पेपर का, 5 लाख बच्चे फेल हो गए। आज ही के दिन 5 लाख बच्चे अनएम्प्लॉयड हो गए। ओ भाई जनरल नॉलेज को लेके, साइन कोसाइन कोसेक सेक कॉट को लेके कहां पर जॉब ढूंढने जाओगे? तो ऑटोमेटिकली ये जो शिफ्ट है ना, ये साइकोलॉजिकल होना चाहिए, ये गवर्नमेंट से रिलेटेड या फिर स्टेट से रिलेटेड नहीं है। फिर पॉइंट आता है कि 3 करोड़ 30 लाख बच्चे जो 10th पास हैं, 12th पास हैं और अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ चुके हैं, वो सब अपने लिए जॉब ढूंढ रहे हैं। नहीं, जॉब नहीं ढूंढ रहे। कुछ बच्चे सर्वाइवल की वजह से भी जॉब छोड़ते हैं। भाई वो 4-5 साल पढ़ ही नहीं सकते। जब आज खाना खाएंगे तभी तो कल जिंदा रहेंगे। वो अपने सर्वाइवल में लगे हुए, वो अपने पेरेंट्स के साथ काम में लग जाते हैं। तो वो जो पॉइंट है ना कि भाई ठीक है सारे बच्चे जॉब ढूंढने के लिए निकल गए, नहीं, ये बच्चे अपने सर्वाइवल में लग गए। और ऐसा नहीं है ये जॉब ढूंढ रहे हैं, ये अपने काम में लगे हुए हैं। धीरे धीरे फिर जब इनको थोड़ा सा 3-4-5 दिन का बैकअप होगा, उसके बाद ये पढ़ाई में जाएंगे, धीरे धीरे फिर ग्रो करेंगे, फिर जाके ये जॉब ढूंढना स्टार्ट करेंगे। और ये सर्वाइवल इकोनॉमी खाली इंडिया में नहीं होती, ये आपको पूरे वर्ल्ड में जितने भी नेशंस हैं सब जगह पर मिलेगी। देन बात हुई मेडिकल एजुकेशन पर कि भाई डॉक्टर्स की जरूरत है, सीट्स कम है, कॉलेजेस की फीस बहुत ज्यादा है और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। देखो 2014 से 24 में जितनी सीट्स मेडिकल की थी उससे डबल हो गई। मतलब 67 ईयर्स में जितनी आई थी उतनी लास्ट 10 ईयर्स में आ गई।
और ऐसा तो है नहीं कि मेडिकल कॉलेज भाई एक यूट्यूब वीडियो की तरह है मेरी, भाई मैंने 4 दिन कंटेंट बनाया, फिर 4-5 दिन एडिटिंग हुई, 10वें दिन वीडियो अपलोड हो गई। मेडिकल कॉलेज बनाने में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आता है 300 करोड़ का, अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अगर कोई बना रहा है तो वो एनजीओ मोड में तो है नहीं। अगर वो किसी पोर्टफोलियो मैनेजर को भी 300 करोड़ दे देगा, पर डे 10 लाख रुपए आएंगे कमीशन काट के, तो अगर वो बंदा अपना कॉलेज खोलेगा तो उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। और बात करें अगर गवर्नमेंट कॉलेज की, तो मिनिमम 4 से 5 साल लगेंगे और 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, राइट। तो अगर गवर्नमेंट 1000 कॉलेज बना दे, 1000 करोड़ एक कॉलेज में लगेंगे, 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दे, तो बैलेंस आउट कैसे होगी इकोनॉमी? एक जगह पर इतना सारा इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। फिर आर्ग्यूमेंट आए कि भाई इंजीनियरिंग में सीट्स खाली हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, टीचर्स बेकार है, फीस बहुत ज्यादा है और एक ओवरऑल इंजीनियरिंग का स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है। देखो इंजीनियरिंग इस टाइम प्रेजेंटली आज के टाइम में एक शिफ्ट से गुजर रहा है। पहले मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बहुत ज्यादा इज्जत थी, देन सीएस और आईटी आ गया, आजकल एआई और एमएल चल रहा है। हर 10-20 साल में ये ब्रांचेस शिफ्ट होती रहती हैं। मेरा पॉइंट क्या है कि ये जो फॉर्मल एजुकेशन है ना इंजीनियरिंग की, इसको बदलने में टाइम लगता है, राइट। भाई पुराने जो कोर्सेज हैं, पुरानी जो ब्रांचेस हैं, उनकी डिमांड हल्की सी कम हो गई और जो नए कोर्सेज हैं उनको आने में टाइम लगेगा, तो सीट्स तो वैकेंट होंगी ही, ऑटोमेटिकली होंगी यार, इसमें कोई सेकंड थॉट हो ही नहीं सकता। मुझे एक बात बताओ, 10 साल पहले एआईएमएल किसको पता था जॉब बनेगा? नहीं पता था ना। तो ऑटोमेटिकली हम भी साथ साथ सीख रहे हैं। अगर ये सारी की सारी जॉब्स को और डिग्रीज को और सारे सब्जेक्ट्स को एक फॉर्मल एजुकेशन में लाना है तो प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और साथ साथ हमारे कुछ कल्चरल इश्यूज भी तो चलते हैं। भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का मतलब बस इंजीनियरिंग है हमारे यहाँ। ये ऑल इंडिया रैंक 1 है जेई का। इसने आईआईटी छोड़कर एमआईटी ज्वाइन कर लिया क्योंकि इस भाई को रिसर्चर बनना था और लोगों ने जान ले ली भाई साहब, अरे ये क्या बात हुई, आईआईटी छोड़ दिया। अरे क्यों ना छोड़े भाई, हर एक को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का मतलब आईआईटी में थोड़ी जाना है, इंजीनियर थोड़ी बनना है। किसी को अपने सब्जेक्ट से प्यार हो सकता है, कोई रिसर्च में भी जा सकता है। तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे बच्चे जब इंजीनियरिंग में जाएंगे, भरे जाएंगे, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट कुछ हद तक यहाँ पर आना लाजमी भी है। नेक्स्ट बात आती है जी आईटीआई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का इंफ्रा नहीं है और 50% सीट्स वैकेंट हैं। देखो मेडिकल फिर इंजीनियरिंग फिर सीधा आईटीआई, ओ भाई ये इतनी लंबी लिस्ट है। ये सारे बच्चे भी तो हैं, ये अलग अलग कॉलेजेस में जाके पढ़ रहे हैं, वहां पर से निकल के फिर जॉब कर रहे हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इनकी भी बात होनी चाहिए थी। लेकिन कोई बात नहीं, आईटीआई पर वापस आते हैं कि 50% सीट्स वैकेंट क्यों हैं। देखो यहाँ पर ना माइंडसेट शिफ्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर किसी के पेरेंट्स 20,000 रुपए महीना कमाते हैं, 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं, 20 लाख रुपए महीना कमाते हैं, किसी भी पेरेंट को अपने बच्चे को आईटीआई में नहीं भेजना। भाई हम सबको पता है कि प्लम्बर की कितनी जरूरत है। भाई हाथ लगाने के 500 रुपए ले लेता है, जरा सा टंकी ठीक करेंगे और 500 रुपए लेके चले जाएंगे। सबको पता है कि प्लम्बर की जरूरत है, लेकिन कोई भी अपने बच्चे को प्लम्बर नहीं बनाएगा। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी हुआ। हमें तो पता है प्लम्बर की जॉब अवेलेबल है, हमें नहीं भेजना, बस वहां पर वो वाला पॉइंट ध्यान रखना है। 70+ ट्रेड है और सब में जॉब अवेलेबल है, लेकिन नहीं हमें नहीं जाना, तो मत जाओ भाई, फिर अनएम्प्लॉयड ही रहोगे। भाई बच्चा कितना भी वीक हो पढ़ाई में, उसको पढ़ाई में ही डालते रहेंगे, जान ले लेंगे कि नहीं कारपेंटर प्लम्बिंग ये सारे काम नहीं करेगा बाबू, तू जाएगा तो तू पढ़ाई में। तो यहाँ पर माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा, सिस्टम की यहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं है। देन पॉइंट आता है जी मैन्युफैक्चरिंग और आईटी में बहुत सारे ले ऑफ हो रहे हैं, टीसीएस विप्रो हायर नहीं कर रहे हैं। पहले पकड़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग ले ऑफ को। कोविड में ले ऑफ हुआ क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की जो मशीन्स हैं 100-200 करोड़ की, वो इंसान के घर पर नहीं आ सकती, तो ऑटोमेटिकली वहां पर ले ऑफ होना था, राइट। कोई भी बिजनेसमैन होगा वो ऐसे ही करेगा कि भाई बिल्कुल भी इनकम नहीं हो रही है तो चलो जो लोग अननेसेसरी है उनको निकाल दो। माइंडसेट चलता ही ऐसे है, जब सर्वाइवल आता है हर कोई रोटी की तरफ भागता है, राइट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी 4.0 टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ऑटोमेटिकली मशीन्स आ रही हैं, उसकी वजह से लेबर इंटेंसिव टास्क अब कम होते जा रहे हैं। और ये सरकार ऐसे ही चलता है यार। हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में कन्नाट प्लेस है, यहाँ पर क्या होता था ना, अकाउंटिंग के ऑफिस होते थे 40-50 साल पहले, जब तक कंप्यूटर नहीं आया था, और एक ऑफिस के 4 फ्लोर, वहां पर 100-200-300 लोग काम कर रहे हैं और जी अकाउंटिंग की एंट्रीज को टैली कर रहे हैं बैठ के। उनसे जब पहली बार किसी ने कहा था ना कि भाई कंप्यूटर आएंगे और तुम्हारी जॉब चली जाएगी, अरे नहीं ऐसा थोड़ी होता है भाई, पहले मैं चेक करूंगा, उसके बाद दूसरा वाला चेक करेगा, 4-5 बार इंसान अपने हाथ से सारी एंट्री चेक करेगा, नू थोड़ी कंप्यूटर सब कुछ कर लेगा। आज उन सब लोगों की बजाय बस एक कंप्यूटर वहां पर है, तो ऐसा थोड़ी वो सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। भाई उन्होंने सीखा, उसके बाद स्किल्स एक्वायर की। अगर वो पहले 20,000 रुपए कमाते थे, स्किल सीख के फिर वो 25-30 हजार पे आ गए, और ये सर्कल ऐसे ही यहाँ पर चलता रहेगा। टेक ले ऑफ भी देख लेते हैं। भाई कोविड में बहुत सारे लोग इन टेक कंपनीज के प्लेटफॉर्म पर आ गए, ओवर हायरिंग हुई,
फिर कोविड के बाद वो नॉर्मलाइजेशन हो गया, तो फिर ले ऑफ हुए, नॉर्मल प्रोसेस है। और जहां तक बात रही न्यू हायरिंग की, जब इंजीनियरिंग पूरा का पूरा फील्ड ही एक शिफ्ट की तरफ है तो ऑटोमेटिकली हायरिंग भी तो रुकेगी। भाई आज से 5 साल पहले पता है क्या होता था, बेटा इंजीनियरिंग कर लो, कोई टेंशन ही की बात ही नहीं है, अगर कहीं भी कुछ प्लेसमेंट नहीं हुआ तो टीसीएस आएगी 6 लाख रुपए में ले जाएगी। तो अगर इंजीनियरिंग का प्रोसेस शिफ्ट हो रहा है तो वो हायरिंग के प्रोसेस भी तो ऑटोमेटिकली एक कॉमन सेंस के थ्रू शिफ्ट होंगे। फिर बात हुई बर्नआउट की, और कम एम्प्लॉइज हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में। देखो ये पॉइंट पहले तो रिलेट नहीं हो सकते कि भाई इंसान बर्नआउट भी हो रहा है और एम्प्लॉइज कम है। सबसे पहले बात करते हैं बर्नआउट की। देखो कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जहां पर बर्नआउट होना ही है। भाई स्टॉक मार्केट वाली जॉब्स है, 9 से 5 ऐसे बैठे हैं स्क्रीन के आगे, आंख को झपकाना भी नहीं है, 3-4 स्क्रीन है सामने, ऑटोमेटिकली 7-8 बजे तक वो दुनिया ऐसे घूमने लगेगी, क्वेश्चन आने लगेगा मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। आर्म्ड फोर्सेस हो गई, आर्मी नेवी एयरफोर्स, बर्नआउट आना ही है, राइट। अगर आपका यूएस क्लाइंट है जहां पर आप जॉब कर रहे हो तो यूएस क्लाइंट तो भाई रात को एक्टिव होगा, जब यहां पर रात है वहां पर दिन है, बात करनी पड़ेगी उससे रात में। बर्नआउट आएगा ही आएगा जब आपका बॉडी क्लॉक चेंज होता है तो कुछ जॉब्स में बर्नआउट होता ही है। भाई आप टॉप 50 कंपनी साइड में रख दो, जैसे फेसबुक हो गया। भाई फेसबुक का मार्केट कैप $562 बिलियन है, 62-65 के आसपास, 65,000 एम्प्लॉइज हैं, तो पर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हो गया 71 करोड़। तो ऐसा थोड़ी है कि एक एम्प्लॉय हर साल 71 करोड़ का कैप दे रहा है तो भाई उस पर 18 घंटे का प्रेशर है, वो तो जी नहीं पा रहा होगा। नहीं यार, नॉर्मल जिंदगी चल रही है उसकी, क्योंकि उसकी जॉब का स्ट्रक्चर नहीं है बर्नआउट का। कुछ जॉब्स बर्नआउट में जाएंगी ही जाएंगी, कुछ फंडेड स्टार्टअप्स को छोड़ दो, टॉप कंपनीज को छोड़ दो, मैक्सिमम जॉब्स, एजेंसीज, वर्कफोर्स आपको बर्नआउट में जाती हुई दिखेंगी। एक नॉर्मल दुकानदार भी होता है ना, वो सुबह 8 बजे जाता है, रात को 10 बजे दुकान बंद करके आता है, 12-14 घंटे काम करता है, लेकिन वो उसके लिए बर्नआउट नहीं है, उसका डेली का प्रोसेस है। देन आई हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, कि भाई वहां पर जॉब्स अभी भी बहुत सारी हैं। रीजन सिर्फ एक है, क्योंकि वहां पर पेइंग कस्टमर्स हैं, कि भाई हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स हैं, इस वजह से प्रीमियम प्राइस इंडिया से बाहर जितनी भी कंट्रीज है वहां पर दिया जा रहा है। जिस दिन फॉरेनर्स ने या फिर इंडिया के कुछ प्रीमियम कस्टमर्स ने वो पैसा देना बंद कर दिया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी एक शिफ्ट की तरफ से जाएगी और वही 10 साल इसको भी रीबिल्ड होने में लगेंगे। और लास्ट आर्ग्यूमेंट ये है कि गवर्नमेंट को स्मॉल बिजनेसेस को और ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। देखो यार, ज्यादा सपोर्ट की तो मैं बात नहीं करता, सिर्फ एक पॉइंट बोलता हूँ, यूपीआई। एक स्मॉल बिजनेस जिसके पास 1 से 2 प्राणी है, बस एक बंदा परमानेंट गल्ले पर बैठा रहता था हिसाब के लिए। भाई पहले तो सारा कैश लेना, फिर बचा हुआ जो पैसा है वो कस्टमर को देना, फिर वो पैसा लेकर बैंक जाना, जहां जो डिस्ट्रीब्यूटर को जितना पैसा देना था उसका हिसाब रखना। अबे ये सारी टेंशन तो खत्म हो गई। अब पैसा संभालने की टेंशन, उसके ट्रांसफर की टेंशन और पैसा देने की टेंशन, ये सारी टेंशन खत्म हो गई यार। यूपीआई आया और सीमलेस प्रोसेस हो गया, इससे बड़ा सपोर्ट और क्या मिलेगा। और छोटे बिजनेस की तो ग्लैमरस जॉब भी नहीं होती कि भाई ठीक है naukri.com पे डाल दे कि भाई मुझे अपनी परचून की दुकान के लिए कैशियर चाहिए, ऐसा भी नहीं होता था। उनको बहुत शिद्दत से जाकर एक लड़का या लड़की मिलते थे जो उनके काम को संभाल पाते थे, तो वो सारी टेंशन उनकी खत्म हो गई। स्मॉल लोन्स की अगर बात करें तो मुद्रा जैसी स्कीम और बहुत सारी स्कीम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो जहां पर लोगों को जेन्युइनली हेल्प मिली और वो स्मॉल लोन्स मिलने लगे हैं। पहले मनी लेंडर्स होते थे, वो डेली 10% इंटरेस्ट चार्ज करते थे। जब से ये डिजिटल आया उनको अवेयरनेस हुई, जो लोग लोन ले रहे हैं उनको अवेयरनेस हुई, और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है एक सही तरीके से अब रेगुलेट होता है। अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स बचे हैं और जो मैंने बात की है ना उनमें भी गैप्स हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे होंगे, लेकिन अगर आप मुझे 3 से 4 घंटे का टाइम दोगे ना, मैं ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर कर दूंगा। जितने दिमाग में डाउट आ रहा है ना, पर भैया मेरे साथ ऐसा, पर भैया मेरी तरफ से ये, पर भैया मैं तो ये कह रहा हूँ, ये जो पर है ना, ये 3 से 4 घंटे के एक पूरे के पूरे सेशन में खत्म किया जा सकता है। आप मेरी बात को समझो, सिस्टम हमारे साथ है स्टार्टिंग से, बट ये जो मेंटालिटी हमें इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। भाई हमारी से जो पहली जनरेशन थी उनके टाइम तो गवर्नमेंट डिफरेंट थी, लेकिन उनका भी माइंडसेट यही है कि भाई ठीक है डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ऑफिस वाली जॉब करो, व्हाइट कलर जॉब आपके लिए होनी चाहिए। आज की जो जनरेशन है उनका भी माइंडसेट यही है। इंडिया में हर स्टेट में ऐसा तो नहीं है कि एक ही गवर्नमेंट है, डिफरेंट गवर्नमेंट है, कहीं पे भी बात कर लो वहां पर भी माइंडसेट आपको यही मिलेगा। तो लड़ाई सिस्टम की नहीं है, लड़ाई इस दिमाग की। आपको ये सोच चेंज करनी पड़ेगी। जैसे ही ये सोच चेंज होगी ऑटोमेटिकली आपका करियर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और एक शानदार लाइफ इसके लिए आपका वेट कर रही है। मेरा नाम है सार्थक, मैं हूं एक करियर एजुकेटर। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।